म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए। न्यू इन्वेस्टर हमेशा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर जब हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो किस किस पॉइंट का ध्यान रखें। हालांकि कई बार एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी मिस कर जाते हैं। तो आज के वीडियो में जो विश्लेषण होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा जिसके बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। कई बार इन्वेस्टर ये गलती करते हैं और इसके चलते फिर बाद में उनको अफसोस करना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक स्पेसिफिक गोल आपका होना चाहिए कि मुझे 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक स्पेसिफिक गोल आपका होना चाहिए। क्या पर्पस है उसके पीछे, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। 3 से 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोशिश करो कि डेब्ट फंड की तरफ जाएं या फिर हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाएं। 5 साल से ऊपर का अगर आपके पास समय है तो फिर इक्विटी को आपको सेलेक्ट करना है। रिस्क प्रोफाइल को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क लेके चलना चाहते हो तो डेब्ट फंड को फोकस करो, जैसे लिक्विड फंड है, ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कई ऐसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी मिलेंगे जो लो रिस्क के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका रिस्क थोड़ा सा मीडियम है तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्क लेके चलना चाहते हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। देखो, अगले पॉइंट की बात करूं तो फंड का परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड का 1 साल का डेटा देख के आप उस फंड को चयन ना करें। कम से कम 5, 7 साल, 10 साल का आंकड़ा देखें और ये चेक करें कि क्या वो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है नहीं। अगर वाकई में पछाड़ रहा है तो वो वैसे फंड्स का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो खर्चे की बात भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है आपके म्यूचुअल फंड कॉर्पस में। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव रेशियो है और फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है तो हम क्यों ज़्यादा पैसा दें। तो आपको फोकस क्या करना है, खर्चा जहाँ पे कम लगे, एक्सपेंस रेशियो कम हो। अच्छा, कई बार एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी हो लेकिन फ़ंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ंड का परफॉर्मेंस अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो फिर वैसे फ़ंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। आपको हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो के फ़ंड पे फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो को भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट फंड ही सेलेक्ट करें। अगर आपको जानकारी है तो डायरेक्ट फंड में खर्चे कम होते हैं, रेगुलर फंड में आपको खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एएमसी का रेपुटेशन कैसा है और फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और क्वालिटी कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर एएमसी का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है और फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है तो फिर भी हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं। देखो, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मान लो कोई बस है, किसी भी कंपनी का हो, अगर ड्राइवर सही होगा तो एग्जैक्टली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन ड्राइवर ही सही नहीं होगा, कोई भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना हो, जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर फंड का रेपुटेशन सही है तो उसके साथ ही साथ आपको फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे नज़र डालना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जी हाँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी अच्छा देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कुछ रिटर्न भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। देखो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो आपने कोई फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट किया और ये देखा कि किसी एक थीम पे या किसी एक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है तो फिर आपको थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन फंड में आपको चेक करना चाहिए कि वाकई में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्या यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ यहाँ पे बैंकिंग फिनांस में या फिर यहाँ आईटी सेक्टर पे फोकस है। इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप रिस्क के पैरामीटर को भी चेक करें, जैसे कि अगर आप रिस्क रेशियो को समझते हैं, जैसे कि आप देखोगे शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा, ये ऐसे टूल्स हैं जिससे हम फंड्स के रिस्क को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करें किसी भी फंड को फोकस करते समय। इसलिए आप काफ़ी न्यू हैं तो ऐसे पॉइंट्स को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप ये ज़रूर चेक करें कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है,
एग्जैक्टली जब मार्केट में गिरावट काफ़ी ज़्यादा था तो ऐसे फंड्स में गिरावट कितना देखने को मिला, क्या बेंचमार्क से ज़्यादा गिरा या बेंचमार्क से कम गिरा, फंड में कंसिस्टेंसी कैसा देखने को मिला। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, पिछले 10 साल का आंकड़ा ले, ईयर टू ईयर डेटा चेक करें कि क्या 2014 से लेके 2024 साल जो ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। किसी साल ऐसा भी होगा कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम टाइम बीट कर रहा है, कितना नहीं बीट कर रहा है, इसका भी परसेंटेज निकालें। कैटेगरी एवरेज से चेक करें एग्जैक्टली अगर वो परसेंटेज ज़्यादा है बीट करने का तो वैसे फंड का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं क्या AUM भी मायने रखता है जब हम फंड का सिलेक्शन करें। देखो, जब काफ़ी बड़ा AUM हो तो वैसे फंड को स्किप करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बड़े AUM को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंपल तरीका बताऊं कि अगर बहुत बड़ा AUM है तो वाकई में वैसे फंड्स को इग्नोर करो, अगर बहुत कम AUM है तो वैसे फंड्स को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, मान लो 500 करोड़ से कम का फंड है तो एग्जैक्टली वहाँ पे अगर लिक्विडिटी का प्रेशर आया, रिडम्पशन का प्रेशर आया तो शायद इन्वेस्टर को सही समय पे पैसा ना मिले। बैलेंस्ड AUM को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 2 या 3 हज़ार करोड़ के ऊपर का एक आंकड़ा होना चाहिए जिसके बेसिस पे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, एग्जिट लोड कितने दिन में लग सकता है। कई ऐसे फंड है जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, जैसे कि सोल्यूशन ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे आप बात कर सकते हो कोई वैसा फंड जो चिल्ड्रन बेस्ड हो, कोई वैसा फंड जो रिटायरमेंट बेस्ड हो, कोई वैसा फंड, जी हाँ, जैसे कि टैक्स बेनिफिट के लिए ELSS कैटेगरी में भी लॉक इन पीरियड है। तो ज़रूर चेक करना है कि वाकई में जिस फंड में पैसा लगा रहा हूँ कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, एग्जिट लोड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो कितना समय के लिए एग्जिट लोड अप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए। कुछ और समराइज करके मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँ। देखो, लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो इक्विटी पे फोकस करो। जितने भी म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी पे बेस्ड है उस पर फोकस करो। हाँ, उसमें भी रिस्क के अकॉर्डिंग लार्ज, मिड और स्मॉल कैप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए तो फिर आपको ऐसे फंड्स का चयन करना है जिसमें थोड़ा सा इक्विटी का भी एलोकेशन हो और कुछ डेब्ट का भी पार्ट हो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई 50% में पैसा इक्विटी में डालूं और 50% डेब्ट में तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तीसरा, जो सेफ्टी और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको डेब्ट फंड फोकस करना चाहिए। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर पूछते हैं क्या डेब्ट फंड्स में हमें FD से ज़्यादा पैसा बन सकता है। जी हाँ, FD से ज़्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है। डेब्ट फंड में भी रिटर्न फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हाँ, इसमें यह है रिटर्न जो आपका नेगेटिव होने का चांस है वो ना के बराबर है। यहाँ पे आपको 8% का ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिल सकता है। कई ऐसे डेब्ट फंड है शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको 6 और 7% का रिटर्न भी देंगे। सेफ्टी प्लस शॉर्ट टर्म जो गोल है उसके लिए आप डेब्ट फंड को फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।